हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। बच्चों, आज के इस वीडियोस में हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 7 का यानी कक्षा 7 का मासिक मूल्यांकन, जो कि आपके नवंबर माह का है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत देर से आपका ये मासिक मूल्यांकन आया है, लेकिन आ गया है। तो चलिए आज के इस वीडियोज़ में हम डिस्कस करेंगे मासिक मूल्यांकन को, जिसमें हम लोग हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और संस्कृत को देखेंगे। पूर्णांक होगा आपका 60। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग हिंदी डिस्कस करेंगे। हिंदी में आपको देखिए कुछ यहाँ पे पैसेज दिया गया, आपको इसे पढ़ना होगा ध्यानपूर्वक, ठीक है। आप इसे पढ़ लीजिएगा। अगर मैं इसे पढ़ूंगा तो काफ़ी लेट होगा, इसलिए मैं जल्दी जल्दी आंसर बताने का प्रयास करूंगा। काफ़ी सवाल है, बहुत समय लगने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहला सवाल आपसे पूछा गया, दुनिया में किस तरह के बच्चे नहीं होते। तो दुनिया में किस तरह के बच्चे नहीं होते? हमेशा झगड़ने वाले बच्चे नहीं होते। आपका जो है क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, लेखक के अनुसार बच्चों को दूसरे किसी भी देश में जाने किस तरह का जाना चाहिए हमें? तो मित्र बनकर जाना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। 2 का क्या हो जाएगा बच्चों? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, निम्नलिखित बहु समासों में किन्हीं 4 समास का विग्रह कीजिए। यानी कि देखिए यहाँ पे आपको 5 को दिया हुआ है, आपको 4 को का विग्रह करना है। विग्रह करने का मतलब इसे तोड़कर इसके अर्थ को लिखना होगा, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर को जान लेते हैं। तो चलिए 4 के आंसर में सबसे पहले हम लोग लेते हैं गजानन। गजानन का मतलब होता है गज प्लस आनंद, ठीक है। गजानन, गज के समान आनंद यानी कि मुख, आनंद मतलब मुख, अर्थात गणेश। आपको टोटल लिख देना है, ठीक है। नेक्स्ट में है हमारा लंबोदर। क्या है हमारा? लंबोदर। लंबोदर का मतलब लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश, ठीक है। इसे आपको लिख देना है दूसरा में। देखिए पहला छूट गया हमारा, फिर से देख लीजिए एक बार। पहला में हमारा 10 आनंद है, 10 है आनंद जिसके, जैसे कि रावण, ठीक है। आप इसे नोट करेंगे। दूसरा आपको नोट करना है गजानन। गजानन का मतलब हो गया गज प्लस आनंद, गज है गज के समान आनंद यानी मुख यानी अर्थात गणेश, ठीक है। तीसरा है हमारा लंबोदर, लंबा है उदर जिसका यानी अर्थात गणेश, ठीक है। आप इसे नोट करेंगे। चौथा में लिखिएगा गिरिधर यानी गिरी को धारण करने वाला अर्थात श्री कृष्ण। आपको इसे नोट करना है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया। सभी का आंसर आप धीरे धीरे नोट करेंगे, ठीक है। एक बार फिर से हम आपको दिखा देते हैं ऊपर से, जल्दी जल्दी देख लीजिए। वीडियोज़ रोक करके आप इसे नोट करते जाएंगे, ठीक है। ये देखिए, ये आपका तीसरा को हो गया, वीडियोज़ रोक कर इसे नोट कीजिए। चौथा है आपका ये वाला, वीडियोज़ रोक कर इसे भी नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो बच्चों हमारा अगला सवाल देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर आप देख लीजिए 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कहा जा रहा है कि बच्चों से मिलकर चाचा नेहरू क्या क्या बातें करना चाहते थे। ये आपका क्वेश्चन रहा। चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं जल्दी सा। तो बच्चों आपके स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आपके पास आंसर दिया गया है। बच्चों से मिलकर चाचा नेहरू क्या क्या बातें करना चाहते थे। इसके आंसर में आपको बच्चों लिखना होगा कि बच्चों से मिलकर चाचा नेहरू इस सुंदर संसार की बातें करना चाहते हैं, जिसमें फूलों, पेड़ पौधों, चिड़िया, जानवरों, आसमान के तारों, पर्वत पहाड़ों, झरनों, हिम नदों और उन सब आश्चर्यजनक चीज़ों की बातें हों जिन्हें हम चारों ओर से घेरे रखा है, ठीक है। तो ये आपका आंसर है। वीडियोस को रोक लीजिए ध्यान से और बहुत ही धीरे धीरे आराम से आप इसे नोट कर सकते हैं अपने कॉपी पे, ठीक है बच्चों। चलिए हम अपने अगले सवाल पे चलते हैं। आप वीडियोस को रोकिए, पहले आंसर को नोट कीजिए, फिर वीडियो प्ले कीजिए, ठीक है। बच्चों हमारा जो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है, कुछ जो है आपका यहाँ पे इसका अर्थ स्पष्ट करना है, ठीक है। ये आपका दिया गया है, इसके अर्थ को आपको बताना होगा, ठीक है। तो किस तरह से इसके अर्थ को देखेंगे, चलिए हम लोग इसके अर्थ को देख लेते हैं। तो बच्चों इसके अर्थ में आपको लिखना है यहाँ पर कि श्री कृष्ण अपनी माँ यशोदा से शिकायत करते हैं, ठीक है। यहाँ व्याख्या से आप इसको लिखिएगा, ठीक है। नहीं तो यहाँ से आप लिख लीजिए प्रसंग से, ठीक है। प्रसंग से आप लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियों में सूरदास द्वारा रचित है और इन पंक्तियों को श्री कृष्ण द्वारा माता यशोदा के बलदाव की शिकायत अत्यंत स्वाभाविकता के साथ की गई है। आप क्या कीजिएगा बच्चों, आपको वीडियोज़ रोक रोक करके धीरे धीरे से नोट करते चलना है। व्याख्या में आपको लिखना है बच्चों, श्री कृष्ण अपनी माँ यशोदा से शिकायत करते हुए कहते हैं कि मुझे बड़े भैया बलराम और बलदाऊ बहुत चिढ़ाते हैं। वे कहते हैं कि तुम्हें यशोदा माँ ने जन्म नहीं दिया है बल्कि तुम्हें मोल लिया गया है। क्या कहूँ, इसी गुस्से के कारण मैं खेलने भी नहीं जाता हूँ। बार बार कहते हैं कि तुम्हारी माता और पिता कौन है। नंद बाबा गोरे हैं और यशोदा माँ भी गोरी है, तब तुम कैसे काले हो गए। चुटकी बजा बजा कर वे परेशान करते हैं और सब के सब हंसते हैं और मुस्कुराते हैं। तुम भी तो मुझे ही मारना सीख गई हो। दाऊ भैया पर कभी नहीं गुस्सा करती। बालक कृष्ण के मुख से गुस्से की बात सुनकर यशोदा मुग्ध हो जाती है और बोलती है कि सुनो कान्हा, बलभद्र सदा से ही मेरे लिए निंदा का कारण रहा है और जन्म से ही वह धूर्त है। हे कृष्ण, मुझे गौ माता की सौगंध, तुम ही मेरे पुत्र हो और मैं तुम्हारी माता हूँ। तो ये है आपका आंसर। आप इसे आराम से धीरे धीरे नोट कर सकते हैं।
तो बच्चों सब अगला सवाल जो है हमारा इंग्लिश से लिया गया है, हाउ डिड एवरीवन रिएक्ट व्हेन डैडी फेल इनटू द पॉन्ड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस इन द सेंटेंस, नेहा कैन स्पीक इंग्लिश। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंग्लिश कैन बी स्पोकन बाय नेहा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, व्हेन एंड वेयर द फर्स्ट ओलंपिक गेम्स प्लेड। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसके आंसर को जान लेते हैं। तो बच्चों इसके सही जवाब में आपको लिखना था, आपको ये वाला आंसर लिखना है यहाँ पे, द फर्स्ट रिकॉर्डेड इन ओलंपिक गेम्स वेयर हेल्ड ऑन ओलंपिक इन द ग्रीक सिटी स्टेट ऑफ एलिस इन 776 BC। ठीक है, तो ये वाला आंसर आप अपने आंसर में नोट करेंगे, ये वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। बच्चों हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान से देखिएगा। व्हाट हैपेंड सडनली एट द एंड ऑफ द डे। ये आपका पोएम से लिया गया है, डैडी फेल इनटू द पॉन्ड। ठीक है, पोएम से लिया गया, तो इसके आंसर में क्या लिखना था, ठीक उसके ऊपर जब भी आप लोगों ने देखा था उसके ऊपर वाला आंसर होगा। बच्चों इसके आंसर में आपको यही वाला लिखना था, डैडी फेल इनटू द पॉन्ड एट द एंड ऑफ द डे। ये वाला आंसर आपको वहाँ पे लिख देना है। ठीक है, चलिए अपने नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। 5वां सवाल है हमारा, होस्टिंग द ओलंपिक इज़ वेरी एक्सपेंसिव। यानी कि जो ओलंपिक का जो लोग होस्टिंग करते हैं, जिस देश में इसका प्रतियोगिता होता है वहाँ काफ़ी सारा खर्च होता है। येट मैनी कंट्रीज वांट टू होस्ट एंड देम, फिर भी जो बहुत सारे कंट्रीज जो इसको होस्ट करना चाहते हैं, क्यों। ठीक है, चलिए इसका आंसर को देखते हैं। आंसर में आपको लिखना है कि वन ऑफ द रीज़न वाई कंट्रीज वांट टू होस्ट द ओलंपिक इज़ बिकॉज इट बूट्स टूरिज्म, यानी कि वो टूरिज्म को बढ़ावा देता है ओलंपिक खिलाना। देयर हैव बीन वेरियस इंस्टेंसेस in which the countries have been left with operating surpluses from the tourism and broadcasting fees। ठीक है, तो ये आपको आंसर में लिखना है। ठीक है, तो आप इसे धीरे धीरे नोट करेंगे, वीडियोज रोक कर इसे नोट कर लेंगे और यहाँ आपको एंड कर देना है इसके आंसर को। ठीक है बच्चों, चलिए हम अपने अगले सवाल पे चलते हैं। बच्चों हमारा अगला सवाल गणित से लिया गया है। पद है आपका p²/6 का संख्यात्मक गुणांक क्या होगा। यानी कि इसके साथ कौन सा नंबर्स गुणांक के रूप में है, तो इसके नंबर्स हो जाएगा 1/6, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यदि x = 2 हो तो बहुपद x² - 1 का मान क्या होगा। तो इसका आंसर आपको कैसे देना है, x = 2 है, आप देख लीजिए यहाँ पे x² - 1, यहाँ पे अगर आप 2 का स्क्वायर करेंगे और -1 करेंगे तो 2 दूना हो जाएगा 4, 4 में से 1 जाएगा तो बचेगा आपका 3। तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3 आंसर आएगा इसका। ठीक है, समीकरण इतना हुआ, x का मान ज्ञात कीजिए। यानी इस समीकरण में आपको क्या करना है, x का मान क्या है, 5x + 3, 3x + 3 में x का मान निकालना है। देखिए यहाँ पे 5x है। ठीक है, तो 5x है, यहाँ पे 5x है और यहाँ से ये वाला 3x इधर आएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 3x। ठीक है, और यहाँ पर आपका 3 पहले से है और ये वाला 3 उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो 5x में 3x आपका चला जाएगा। ठीक है, तो 5x में जैसे 3x जाएगा तो बच्चों यहाँ पे आपका बचेगा 2x, और 2x यहाँ पे 3 में से 3 जाएगा तो बचेगा 0। तो x बराबर हो जाएगा 0/2, यानी आंसर आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, आप इसे अपने कॉपी पे नोट कर सकते हैं और इसका नेक्स्ट वाले सवाल जैसे हम बताएंगे तो आपको इसका वहाँ पे कॉपी पे बना हुआ दे देंगे। ठीक है ना, आप वहाँ से भी नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा, 3 लगातार सम संख्याओं का योग 36 है, इनमें से सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं और इसके साथ साथ आपको 3 नंबर का वहाँ पर भी दिखा देते हैं। तो बच्चों 3 नंबर का जो सवाल आप लोगों को अभी मैंने स्क्रीन पर बताया था, आप यहाँ पे कॉपी पे भी देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा से यहाँ पे समझा दिया गया है। 5x + 3 और 3x जब यहाँ पे इधर आया तो माइनस हो गया यहाँ पे। ठीक है, 3 उधर गया तो यहाँ पे 2x बचा बराबर 0, तो यहाँ पे हो गया 0/2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग का जो सवाल था, चौथा नंबर सवाल था कि लगातार 3 सम संख्याओं का आपको कहा गया था, 36 है तो सबसे छोटी संख्या आपको पूछा गया था। तो माना कि पहली संख्या आपका x है, यदि आपका पहली संख्या x है, दूसरी संख्या क्या हो जाएगा x + 2 और तीसरी संख्या हो जाएगा x + 4। क्यों हुआ समझिए। देखिए सम संख्या आप देखते हैं 2, 4, 6, तो सब में 2 का डिफरेंस है। तो आपने जब पहली संख्या x माना, दूसरी संख्या x + 2 मानना होगा और फिर तीसरी संख्या वो x + 4 हो जाएगा। सब में 2 बढ़ोतरी होता चला जाएगा। ठीक है, तो प्रश्नानुसार क्या क्या है, इन सब का जो योग है वो कितना है, 36 है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 3x है, 1, 2, 3x है, तो हमने 3x लिखा, 4 और 2 मिलकर यहाँ पे हो गया 6, अब बराबर कितना लिखेंगे 36। तो इसके बाद आप लिखेंगे 3x, 36 को 6 को उधर भेजेंगे तो वहाँ क्षेत्र क्या हो जाएगा, घट जाएगा। 3x बराबर क्या हो गया, यहाँ पे 30 आ गया। यहाँ तक समझ गए। उसके बाद जब x का वैल्यू आप यहाँ से निकालेंगे तो 3 नीचे जाएगा, यहाँ से काटिएगा तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा x का वैल्यू 10। तो x बराबर 10 आ गया, तो छोटी संख्या क्या होगी, सबसे छोटी संख्या आपकी हो जाएगी 10। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया सबसे छोटी संख्या क्या हो गया, 10। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। तो बच्चों अगले सवाल में हमें x का और y का मान निकालना है। तो देखिए x और y का मान यहाँ से कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखिए 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, तो
बच्चों इस सवाल को आप ध्यान से देखिएगा, इस सवाल में बहुत इंपॉर्टेंट्स है, कुछ काफ़ी बड़ा भी हो सकता है बनाने वक्त, तो ध्यान से देखिएगा। हम करने वाले क्या है इस सवाल में आपको मैं समझा दे रहा हूँ, इसे ध्यान से समझिएगा, ठीक है। क्या करेंगे इस सवाल में, सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये कोण बी है, ये 90 डिग्री बन रहा है, तो इधर भी कोण बी 90 डिग्री बनेगा। पहली बात हम लोग करेंगे क्या, इन तीनों कोणों यानी कि ए बी और यहाँ पर डी है, छूट गया है, तो ए बी डी का जो कोण है आपका, इन तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। सबसे पहले हम लोग इन तीनों कोणों का योग निकाल करके x का वैल्यू निकालेंगे। उसके बाद फिर हम लोग इस वाले त्रिभुज में आएंगे बी डी सी में, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग इस वाले त्रिभुज में आएंगे, इनमें से तीनों कोणों को जोड़ करके कोण डी का वैल्यू निकाल लेंगे। जब हम कोण डी का वैल्यू निकाल लेंगे तो यानी हम लोग को इसका वैल्यू और इसका वैल्यू और इसका वैल्यू हम लोग को क्या होगा, एक रेखा पर जो है 180 डिग्री का कोण बनता है। हम लोग क्या करेंगे, कोण एक्स को, कोण डी को और कोण वाई को जोड़ देंगे। तीनों को जोड़ने पर हमें 180 डिग्री आना चाहिए, ठीक है। वहाँ से हम लोग क्या करेंगे, कोण डी का वैल्यू यानी इसका वाई का मान जो है हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया है, सबसे पहले हम लोग कोण ए बी डी में लिया है, ए बी सी इस तरह से हम लोगों ने सबको जोड़ दिया है, ठीक है। सबको जोड़ने के बाद क्या किया, एक्स का मान निकाला, जो उधर घट करके 44 डिग्री आपका एक्स का मान निकल कर आ गया। तो कोण एक्स का मान तो निकल गया। उसके बाद कोण बी डी सी में, त्रिभुज बी डी सी में क्या करेंगे हम लोग, इसी तरह से हम लोग इसको जोड़ेंगे, ठीक है। जोड़ने के बाद इसका डी का मान यहाँ पे 45 डिग्री आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पर रेखा ए डी ए पर तीनों को जोड़ने पर 180 डिग्री आना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, तीनों को जोड़ते हैं, जिससे हम दोनों को 89 आया, इसको इस तरफ भेजने से हम माइनस हो जाएगा और यहाँ पर कोण वाई का वैल्यू निकल के आ जाएगा 91। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं किस तरह से बना है, ठीक है। तो चलिए हम अपने अगले सवाल पे चलते हैं। तो चलिए बच्चों, हमारा जो अगला सवाल है वो विज्ञान से है। चालन की विधि द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण निम्न में से किसमें होगा। तो मतलब ऊष्मा जो है किसमें चालन करेगी, वायु में करेगी, जल में करेगी, धातु में करेगी या निर्वात में करेगी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा धातु में। क्या हो जाएगा बच्चों, इसका सही जवाब हो जाएगा धातु में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट है हमारा, जड़, तना, पत्ती पौधे के प्रमुख भाग हैं। पौधे, जड़, तना और पत्ती के द्वारा जनन की प्रक्रिया को क्या कहेंगे, ठीक है। कायिक परिवर्तन कहलाएगा ये। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट है हमारा, बीजों के विभिन्न माध्यमों का फैलाने की प्रक्रिया का प्रकीर्णन कहते हैं। उपरोक्त तथा प्रकीर्णन के माध्यम से साधन क्या क्या होते हैं, ठीक है। 3 नंबर का आंसर चलिए हम लोग देख लेते हैं क्या होगा। तो चलिए उसका आंसर जो है आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। वायु द्वारा प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है। फलों और बीजों में प्रकीर्णन सबसे अधिक वायु के द्वारा होता है, जो कि फल और बीज वायु के द्वारा प्रकीर्णित होते हैं, जो उनके जनक और पौधे से दूर ले जाने में सहायक होते हैं। तो ये रहा आपका 3 नंबर का आंसर। चलिए हम अपने चौथे सवाल के आंसर पे चलते हैं। आप वीडियो रोककर इस आंसर को नोट कर सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों चौथा सवाल है हमारा। चौथे सवाल को ध्यान से देखिएगा। चौथे सवाल में आपसे कहा जा रहा है, तवे को पकड़ने तथा हत्था प्लास्टिक या लोहे का ना होकर लकड़ी का बना होता है, ऐसा क्यों होता है, इसका कारण बताना है। तो चलिए इसके जवाब को जान लेते हैं। तो बच्चों इसके आंसर में आपको लिखना है, तवे को पकड़ने का हत्था प्लास्टिक का या लोहे का ना होकर लकड़ी का बना होता है। इसका कारण यह है कि लकड़ी और प्लास्टिक ऊष्मा का कुचालक होता है, जिससे वो गर्म नहीं होता है और पकड़ने पर हाथ जलने के खतरा भी नहीं होता है, ठीक है। तो आप इस तरह का आंसर उसमें लिख सकते हैं बिल्कुल आसानी से। आप इसे नोट कर लें या फिर वीडियो रोककर इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बच्चों हमारा जो अगला सवाल है, 5वां सवाल को ध्यान से देखिए। किसी पुष्प के पुंकेसर और स्त्रीकेसर का चित्र बनाकर नामांकन करना या फिर परागण की परिभाषा और इसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन करना। तो हम लोग नीचे वाले का आंसर देंगे परागण की परिभाषा वाला, ठीक है। हम लोग इसका आंसर देंगे, चित्र वाले का आंसर नहीं देंगे, ठीक है। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा, परागण का वैज्ञानिक अर्थ में वर्तिकाग्र अंडाशय तथा बीजांड पर परागण के पहुंचने की वह क्रिया है जिससे गर्भधारण के पश्चात फल और बीज बनते हैं। परागण के 2 प्रकार होते हैं, स्वपरागण और परपरागण। आप इसके आंसर को अपने कॉपी पे नोट कर लें या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए अपने अगले सवाल पे चलते हैं। बच्चों हमारा अगला सवाल है जो सामाजिक विज्ञान से है। इसमें आपसे कहा जा रहा है कि बौद्ध धर्म का व्यापक प्रचार प्रसार मध्यकाल के दौरान दक्षिण भारत में हुआ, ठीक है। कारण दिया है कि दक्षिण भारत में 7वीं और 12वीं शताब्दी के मध्य शैव और वैष्णव संप्रदायों ने धार्मिक आंदोलन का नेतृत्व किया, ठीक है। तो कथन, आपको जवाब सही विकल्प को चुनें। कथन और कारण दोनों सही हैं। कथन गलत, कारण सही है। कथन सही, कारण गलत है, या कथन ही। तो उसका सही जवाब दे दीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। कथन सही है, कारण गलत है। नेक्स्ट है हमारा, प्रकृति वनस्पति को अर्ध प्राकृतिक वनस्पति के नाम से भी जाना जाता है, ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वनस्पति को निर्धारित करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, ऐसे पर्यावरण जिसके अंतर्गत प्राकृतिक एवं मानवीय तत्वों की समानता पाई जाती है उसे क्या कहते हैं। ऐसे पर्यावरण जिसके अंतर्गत प्राकृतिक एवं मानवीय तत्वों की समानता पाई जाती है उसे क्या कहते हैं। तो चलिए इसके आंसर को जान लेते हैं।
तो बच्चों आपके जो ऑप्शंस थे मानवीय प्रदेश, प्राकृतिक प्रदेश, समान प्रदेश और प्रदेश, यानी ऐसे पर्यावरण जिसके अंतर्गत प्राकृतिक एवं मानवीय तत्वों की समानता पाई जाती है तो उसको हम लोग प्राकृतिक प्रदेश के अंतर्गत रख सकते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा झारखंड राज्य के किसी भी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के राज्य का मानचित्र प्रदर्शन है। बच्चों आपको करना क्या, एक मानचित्र लेना है झारखंड का, ठीक है, सिंपल है, आपको किसी भी बुक दुकान पर मिल जाएगा, आप वहाँ से मानचित्र को खरीद लीजिएगा झारखंड का, उसमें सभी जिला वाइज उसमें रहता है, नाम रहता है, ठीक है। तो जो उसका निर्वाचन क्षेत्र होता है, जो विधानसभा होता है, वहाँ पर आपको सिर्फ एक टिक कर देना है, यानी आप सिर्फ अपने वहाँ का पता कर लीजिएगा। किसी से भी पूछेगी आप कहीं पर भी रहते हैं तो आप वहाँ पर पूछ लीजिएगा कि निर्वाचन क्षेत्र कहाँ है हमारा, तो वो वहाँ का नाम बताएगा, बस वहाँ पर आपको टिक कर देना है उसमें, ठीक है। बस इतना सा काम आपको कर लीजिएगा, या नहीं तो इसको आप छोड़ दीजिए, ठीक है। यानी अगर आप इसको करना चाहते हैं तो आप इसका मैप ले आइए, ठीक है। 5वां क्वेश्चन हमारा अमेजन बेसिन की जलवायु गर्म एवं आर्द्र होती है, उदाहरण सहित स्पष्ट करना है। तो चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। तो बच्चों 5वां नंबर में आपको लिखना है अमेजन बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास फैला है, पूरे वर्ष यहाँ नम एवं गर्म जलवायु रहती है। यहाँ का मौसम दिन और रात दोनों को समय लगभग समान रूप से आर्द्र एवं गर्म रहता है तथा शरीर में चिपचिपाहट अनुभव होती है। दिन का तापमान और आर्द्रता उच्च होता है, रात का तापमान कम होता है लेकिन आर्द्रता वैसी ही रहती है। तो ये रहा इसका आंसर। चलिए हम अपने अगले सवाल पर चलते हैं। बच्चों हमारा अगला सवाल है 6वां नंबर सवाल देखिएगा, नए धर्म और विचारों के आंदोलन के मध्यकालन के उद्भव होने का कारण को बताना है, ठीक है। 6वां नंबर सवाल आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। बच्चों इसके आंसर में आपको लिखना है भारत के विभिन्न धार्मिक पाठों से यह स्पष्ट है कि सूफी आंदोलन का प्रतिपादक मुस्लिम संत थे जिन्होंने भारत के वेदांत दर्शन और बौद्ध धर्म का गहन अध्ययन किया। उन्होंने इस्लामिक दर्शन का विकास किया जिसने अंतिम बार सूफी आंदोलन को जन्म दिया। सूफी संतों की उदार एवं सहिष्णुता की भावना तथा एकेश्वरवाद में उनकी प्रबल निष्ठा ने हिंदुओं को प्रभावित किया जो भक्ति आंदोलन का कारण बना। तो ये रहा आपका आंसर। चलिए हम अपने नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल देखिएगा संस्कृत से है। संस्कृत में सबसे पहला सवाल आपका नरा सफलता भवंती अत्र वाक्य विशेष नम पदम किम, ठीक है बच्चों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर का जो आंसर आपको लिखना है, आपको भवंती देना है। क्या देना है बच्चों? भवंती देना है, ठीक है। तो नेक्स्ट इसका आपका ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपका प्राचीन ईते पदस्य विलोमास्पद, यानी कि प्राचीनतम जो होता है उसका विलोम अर्थ वाला क्या हो जाएगा, तो आधुनिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा श्री रामकृष्ण परमहंस कस्य गुरु आस्ति, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ से आपको लेना स्टार्ट करना है, ठीक है। आप इसका आंसर जो है आप इसके आंसर में देखिए कहाँ से दीजिएगा, ठीक है। आप इसके आंसर में यहाँ से लेकर के आप यहाँ से शुरू कीजिएगा, अतिदेव श्रद्धना, ठीक है ना। यहाँ से लेकर के आप यहाँ तक इसका आंसर दे सकते हैं। हमारा अगला सवाल संसार सफलता है भवनती, ठीक है। इसका सही जवाब आपको कहाँ से लिखना है, यहाँ से आपको लिख देना है। इसके आंसर में देखिए ये वाला आंसर जो है आपका यहाँ से यहाँ तक लिख देना है, ठीक है। समझ में आ गया आपको? तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये क्लास बिल्कुल पसंद आया। क्लास पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में।